नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही खास कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कविता नहीं है बल्कि एक पूरे राष्ट्र का सपना है। भारत माता कविता हमें दिखाती है कि एक देश होने का असल मतलब क्या हो सकता है। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। भारत माता का मंदिर या समता का संवाद जहां। सोचिए, पहली ही लाइन में कवि ने भारत को एक मंदिर कह दिया। और इस मंदिर की नींव क्या है? समानता। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले भारत माता के इस विजन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये समानता और एकता के पिलर्स क्या हैं, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कविता हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए कैसे प्रेरित करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत माता की। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक तस्वीर है। एक ऐसी माँ की जो अपने इतने बड़े घर की देखभाल करती है, जहां रहने वाला हर कोई उसका अपना है। ये लाइन तो जैसे इस पूरी कविता का दिल है ना? ये साफ साफ कहती है कि इस देश का मकसद हर एक इंसान का भला करना है, बिना किसी भेदभाव के। यहां हर किसी को आशीर्वाद मिले, यही इस राष्ट्र का लक्ष्य है। कितना बड़ा और गहरा विचार है ये। अच्छा, तो ये समानता का मंदिर आखिर है कैसा? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कविता कैसे दिखाती है कि ये एक ऐसा घर है जहां सभी का दिल से स्वागत है। ये पंक्तियां धार्मिक सद्भाव का एक जबरदस्त संदेश देती हैं। यहां सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता की बात नहीं हो रही है, बल्कि हर धर्म को बराबर सम्मान देने की बात हो रही है। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा सब एक समान पूजनीय हैं। और बात सिर्फ धर्मों पर आकर नहीं रुकती। कविता कहती है कि भारत की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं वो कोई मुश्किल नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव विजडम, हमारी सामूहिक समझ और गर्व का खजाना है। अब बात करते हैं उन शब्दों की, उन विचारों की जो इस एकता के मंदिर के मजबूत खंभे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आइडियाज हैं जिनसे कोई भी राष्ट्र बनता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी खंभा है समता। ये इस मंदिर की नींव का पहला पत्थर है। अगर ये नहीं है तो ये मंदिर टिक ही नहीं सकता। और फिर आता है एक और बहुत ही शक्तिशाली विचार, अजात शत्रु। कविता हर नागरिक से कहती है कि वो ऐसा बने जिसका कोई दुश्मन ही ना हो। सोचिए, ये दोस्ती और शांति के लिए एक पर्सनल कॉल है। तो यहां कविता हमें दो रास्ते दिखा रही है। एक रास्ता है बुद्धि वैर की, यानी दुश्मनी और नफरत वाली सोच का, और दूसरा रास्ता है प्रेम उन्माद का, यानी बेहिसाब प्यार। तो एकता का रास्ता नफरत से नहीं, बल्कि इसी बेहिसाब प्यार से बनता है। ये एकता का आइडिया इतना गहरा है कि हमारी भाषा में भी झलकता है। ये देखिए कितना दिलचस्प है, कैसे अलग अलग अक्षर और मात्राएं एक दूसरे से जुड़कर प्रेम और राष्ट्र जैसे बड़े शब्द बनाते हैं। मतलब हमारा व्याकरण भी हमें जुड़ना ही सिखा रहा है। तो ठीक है, ये सारे बड़े बड़े आइडियाज तो हमने समझ लिए, लेकिन इनका हमारी अपनी जिंदगी में क्या काम? चलिए देखते हैं कि इन विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये लाइन मेरे हिसाब से इस पूरी कविता का असली निचोड़ है। ये कहती है कि असली राष्ट्र निर्माण बाहर सड़कों और इमारतों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है। अगर हम अपने दिल को ही एक पवित्र तीर्थ बना लें तो उससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर दिल को पवित्र बनाना है तो एक अच्छे चरित्र के लिए कौन से आदर्श जरूरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति का चरित्र एक राष्ट्र को मजबूत बनाता है। और इसी सोच को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक और सवाल सामने आता है, एक सच्चा नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? यहीं पर कविता का संदेश हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि भारत माता की ये आवाज अकेली नहीं है। एकता और सद्भाव का ये संदेश हमारी संस्कृति में बार बार अलग अलग तरीकों से गूंजता रहा है। इसी किताब में एक और मशहूर नज्म दी गई है, सारे जहां से अच्छा। वो भी तो विविधता में एकता के उसी खूबसूरत सपने की बात करती है। तो दोनों कविताएं भले ही उनके शब्द अलग हों, पर एक ही दिल की बात कह रही हैं। और सारे जहां से अच्छा कि ये एक लाइन जैसे दोनों कविताओं का सार बता देती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कितनी सीधी और सच्ची बात है। तो अंत में हम इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। अगर ये देश सच में समानता का मंदिर है, तो इस मंदिर को पवित्र बनाए रखने में हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका है? ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए।